बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 245 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने इत्माम हुज्जत के तौर पर यामीशा से कहा, अच्छी तरह सोच लो, अगर एक मरतबा ये मैदान जम गया तो फिर सरासर नुकसान ही होगा। वो कोई जवाब देने की बजाय उछल कर आगे बढ़ा और अपने बाजुओं के हल्के में मुझे जकड़ दिया। उसके बाजुओं में बेपनाह ताकत भरी हुई थी जिसका वो भरपूर इस्तेमाल कर भी रहा था। मैं उसके फौरी अमल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, इसलिए उसके दाम में आ गया। अब जवाब लाजम हो गया था। यामीशा की गुंडागर्दी ज़बानी कलामी काबू में आने वाली नहीं थी। मेरे दोनों बाजू उसकी बाहों की लपेट में आ गए और वो अपने बदन की पूरी कुव्वत से मेरा कचूमर निकालने की कोशिश करने लगा। मुकदमा मुझसे खासा कम था, इसलिए उसकी जोर आजमाई का निशाना सिर्फ और सिर्फ मेरा पेट ही बन रहा था। मैंने सड़क से आप घुंडों से निपटते हुए हत्तल से ये कोशिश की थी कि कोई खतरनाक अटैक किए बगैर ही काम चलाया जाए। इस सूरत में मैं सेल्फ डिफेंस और जूडो वगैरह की टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल करता था और यहाँ भी मैंने यही हिकमत अमली अपना रखी थी। मैंने फौरन अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। नतीजे में यामी की गिरफ्त मेरे बाजुओं पर कमजोर हो गई। मैं एक झटके से जमीन पर बैठा और फिर उठकर खड़ा हो गया। ये उठक बैठक मैंने बिजली किसी सूरत से लगाई थी और यामी की गिरफ्त से निकल गया था। वह हैरान नजर से मुझे तकने लगा। मैंने उसकी हैरत को दो चंद करने के लिए उसके फैले हुए चटानी सीने पर हैंड पुश का बोसा दिया। ये एक ओपन डबल हैंड पुश था जिसकी हकीकत को सिर्फ वही लोग समझते हैं जो इसे इस्तेमाल करना जानते हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने इसका मजा चखा हो। यामीशा के कदम उखड़ गया और वो 2-4 फुट पीछे सड़क के ऐन बीच में जा गिरा। इस जिल्लत ने जलती पर तेल का काम किया। उसका गजब आसमान को छूने लगा। वो अपने लिबास को संभालते हुए उठा और फुनकार कर मेरी जाने बढ़ा। उसे किसी अरना भैंसे की तरह अपने सर से एक जोरदार टक्कर मेरे पेट में रसीद करना चाहिए। मैं अपने कदमों पर फजा में उछला और 6 फुट की बुलंदी को छू कर वापस जमीन पर आ गया। इसी दौरान में यामीशा मेरे नीचे से गुजरकर अपनी जीप को सलामी दे चुका था। टक्कर मारते उसका चेहरा चूंकि जमीन की तरफ झुका हुआ था, इसलिए अपनी ही चौंक में उसकी खोपड़ी एक जोरदार आवाज पैदा करते हुए जीप से जा टकराई। चोट खाकर यामीशा किसी ज़ीबा होते हुए बकरे की मानंद टकराया और जमीन बोस हो गया। अपने गुरु की ये इज्जत अफजाई उसके चेलों से भी ना देखी गई और वो वफादारी के जोश में मुझ पर पल पड़े। ड्राइवर अल्लाह दीता मेरे हाथों पहले ही खासी हुजीमत उठा चुका था, लेकिन यामीशा का हक़ नमक अदा करना भी तो जरूरी था। तब वो गुलाम रसूल से चंद कदम पीछे था। उससे यह भी जाहिर होता था कि वो मेरे करीब आने से खतरा रहा था। गुलाम रसूल ने कलाशिनकोव को नाल की जानिब से थाम कर किसी लठ की तरह उसे मेरे सर पर आजमाना चाहा। मैं पूरी तरह चौकस था। मैंने बाएं बाजू से फेस ब्लॉकिंग की। मेरे बाजू का बैरूनी हिस्सा गुलाम रसूल की कलाइयों से टकराया और कलाशिनकोव मेरे सर को छूने से पहले ही इस तरह हवा में मुअल्लक हो गई जैसे किसी जादुई बटन के जरिए उसे रुकने के अहकाम मिल गए हो। मैं ब्लॉकिंग की खातिर एक स्टेप अंदर आ चुका था। चुनाचे ब्लॉकिंग की तकमील के साथ ही मैंने एक धुआंधार घूंसा गुलाम रसूल की नाक पर रसीद कर दिया। कलाशिनकोव उसके हाथ से छूटकर मेरे ऊपर से परवाज करते हुए धनु के कदमों में जा गिरी। धनु ने पहली फुर्सत में इस मोहलिक हथियार पर कब्जा कर लिया। ताहम मैंने आंखों में उस पर वादे कर दिया कि वो हलाकत खेद आतिशी हथियार को इस्तेमाल करके किसी हमाकत का सबूत देने की कोशिश ना करे। इन मुकामी गुंडों के लिए मेरे हाथ पांव ही काफी थे। धनु ने मेरा बसरी पैगाम वसूल कर लिया। गुलाम रसूल मेरा फुलादी पंच खाकर जमीन पर गिरा खाक छान रहा था। माँ बाप ने कितने चाव से उसका नाम गुलाम रसूल रखा होगा, लेकिन इस बदकुमाश ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी पर यामी की चाकरी को तरजीह दी थी। उसके अमल ने उसकी बदबख्ती पर मोहर सब्त कर दी थी। अब खाक ही उसका नसीब थी। उसे जिंदगी भर खाक चाटना थी और खाक से खाक होकर खाक ओढ़कर सो जाना था। जिस दौरान में मेरी नजर गुलाम रसूल पर जमी हुई थी, अल्लाह दीता ने फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मुझे पीछे से जीन जफ्फा डाल दिया। मगर इससे पहले कि वो जोर आजमाई शुरू करता, मैंने कमर को दाएं पहलू पर ट्विस्ट किया और मेरी एल्बो किसी नोकदार हथौड़ी की मानद उसके गाल पर पड़ी। मेरी कमर पर उसके बाजू के हल्के की गिरफ्त जरा ढीली हुई। मैंने ये अमल बाएं पहलू पर झुककर दाएं कोनी से दोहराया था। अल्लाह दीता अपने चेहरे को थाम कर 2 कदम पीछे हट गया। उसका मुंह पहले ही जीप के बोनेट से टकराकर खासी तवाज़े करवा चुका था। फिर उसके पेट में लगने वाली साइड किक के असरात भी अभी बाकी थे। मैं अल्लाह दीता को छोड़कर गुलाम रसूल की जानिब मुतवज्जो हो गया। वो जमीन से उठने के बाद मेरे करीब पहुंच चुका था और हमला आवर होने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी तरफ बढ़ती हुई उसकी टांग को पांव से पकड़ लिया और फिर एक जोरदार मरोड़ा देते हुए उसे दाईं जानिब घुमा दिया। वो फिरकी की तरह चक्कर खाकर दूर जा गिरा। उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ यामीशा कोई खतरनाक चाल चलने का इरादा रखता है। मैंने उसे धनु की जानिब खिसकते हुए देख लिया। यकीनन वो धनु को अपनी गिरफ्त में लाकर मुझे कमजोर बनाना चाहता था। मैंने एक लंबा स्टेप लिया, फिर बैक फ्लैक लगाते हुए हवा में उछला और बैक समरसाल्ट करते हुए यामीशा के सामने पहुंच गया। वो ऊंकों की तरह मुंह खोलकर हैरत से मेरा चेहरा तकने लगा। मैंने उसकी हैरत को तोड़ने के लिए बासानी अपने दाएं बाजू की लपेट में उसकी गर्दन को जकड़ कर नीचे की जानिब झुकाया
और दाएं पांव की एड़ी उसके जमीन की तरफ झुके चेहरे पर रसीद कर दी। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। मैंने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि उसकी गर्दन को गिरफ्त में रखते हुए मैंने अपने बाजू को बैक रोल किया और यामीशा को फजा में उठाते हुए पीछे थ्रू कर दिया। वो एक मरतबा फिर करमनाक अंदाज में चीख उठा। वो सीधा जाकर अपनी ही जीप की आहनी बाड़ी से टकराया था और इस बार चोट उसकी कमर पर आई थी। मैं यामीशा के हवारियों की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो गिरते पड़ते खुद को समेटते संभालते मेरे सर पर पहुंच गए थे। इस मरतबा मैंने उनके साथ किसी रियायत से काम नहीं लिया और उन्हें खुले हाथ पांव की जरबात में नहला कर रख दिया। 10 मिनट के अंदर अंदर वो दोनों कांपते कांपते जमीन बोस हो गए। अब उनसे किसी किस्म के जरर रिसान रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी। मैं आज जाकर फारिग हुआ ही था कि अपने अकम में जीप की आवाज सुनकर चौंक उठा। मैंने आने वाहिद में पलट कर देखा और मेरे सीने में इत्मीनान की सांस खारिज हुई। जब मैं अल्लाह दीता और गुलाम रसूल से नबर्द आदमा था, इसी दौरान में यामीशा जीप में पहुंच चुका था। फिर उसके अंदर फितरी बुज़दिली ने उसे वहां से सर पांव एक्सीलरेटर पर पांव रखकर भागने पर मजबूर कर दिया था। बुज़दिल इंसान नाजुक मौके पर अपनी जान बचाने के लिए कीमती से कीमती और अजीज से अजीज तरीन चीज को भी पलक झपकने में कुर्बान करने में देर नहीं लगाता। अल्लाह दीता और गुलाम रसूल तो उसके गुमाश्ते थे। वो अगर इन्हें मेरे रहम करम पर छोड़ गया था तो इसमें अचंभे की कोई बात ना थी। धनु कलाशिनकोव समेत मेरे करीब आ गई। मैंने उसके हाथ से गन लेकर उसे अनलोड किया और खाली हथियार को वापस 2 खाक नशीनों पर फेंक दिया। फिर हम वहां रुके बगैर वापस अपने होटल आ गए। वहां पर मौजूद लोगों ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की थी। जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो दिन के 2 बज चुके थे। मेरे कमरे को अंदर से लॉक कर दी और हम दोनों कुर्सियों पर बैठकर उस वाक़े पर गुफ्तगू करने लगे। तनु ने कहा, जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है, तुम ठीक कहती हो। मैंने तायद की, मगर ये सब कुछ बहालत मजबूरी में करना पड़ा है। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती होते कैसे देख सकता हूँ। वो उलझते हुए अंदाज में सर को झटकते हुए बोली, हम एक अजनबी जगह पर हैं और हमारे हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि हम लोगों से उलझते फिरे और इस तरह ज्यादा से ज्यादा अफराद की नजरों में आ जाएं। तुमने देखा वहां सड़क पर कितने ज्यादा अफराद जमा हो गए थे। ये वाकया बहुत जल्द गिरदो पेश में गश्त करने लगेगा। लोगों की जुबानों को रोका नहीं जा सकता। हमारे लिए अनकरीब कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए। तनु की तशवीश बजा थी। ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती थी कि आज जिस नौजवान शख्स ने यामीशा जैसे बदमाश को दुम दुबा कर भागने पर मजबूर कर दिया था, वो कहाँ और कौन से होटल में ठहरा हुआ है। ये खासी तशवीशनाक सूरत हाल थी। मुझे सोचता हुआ देखकर तनु ने कहा, फैजान, मैं पहली फुर्सत में अपना ठिकाना बदल लेना चाहिए। तुम्हारी बात में वजन है, लेकिन सरेदस्त ये मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? उसने पूछा। यूं समझ के फिलहाल ऐसा करना मुनासिब नहीं, मैंने कहा। वो बोली, यही तो पूछ रही हूँ, मुनासिब या मुमकिन क्यों नहीं? मैंने जवाब दिया, हम यहाँ मीर बख्श का इंतजार कर रहे हैं। जब तक वो हमसे राब्ता नहीं कर लेता ये जगह छोड़ी नहीं जा सकती। और तुम जानती हो मीर बख्श से मेरी मुलाकात कितनी अहम है। वो इस बात में सारी लाते हुए बोली, हाँ ये बात तो है। फिर एक तवील सांस लेने के बाद इजाफा किया, दरअसल हालात की अफरा तफरी ने मेरे जहन को इस तरफ से काफिल कर दिया था। मैं सादा तरीन सूरत हाल पर गौर करने लगी। थोड़ी देर के बाद तनु ने कहा, फैजान, मैंने एक अहम फैसला कर लिया है। उसके लहजे की मजबूती ने मुझे चौंका दिया। मैंने पूछा, किस किस्म का अहम फैसला? वो बोली, मैं जल्द से जल्द तुमसे मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ अपनी हिफाजत के लिए। मैंने ज़ूमैनी अंदाज में कहा। वो मेरे सवाल की गहराई में पहुंचते हुए बोली, खुद हिफाजती के लिए भी और सामने वाले को मजा छिखाने के लिए भी। और वो तुम्हारा नजरिया बुराई के बदले में भलाई करने और जुल्म सहकर खामोश रहने का नजरिया क्या हुआ? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, अब छोड़ो ना इन बातों को। वो अजीब अंदाज में बोली। मुझे उसके लहजे से पहली मर्तबा सरकशी झलकती हुई दिखाई दी। अभी थोड़ी देर पहले सड़क पर पेश आने वाले वाक़े ने उसे खासा मुतासर किया था। मेरा ख्याल था कि ये तहरीक इसी सबब पैदा हुई थी उसके अंदर। मैंने इस नाजुक मौके पर उसे खरीदना मुनासिब ना समझा और आम सी हालात में कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी मैंने तो पहले भी इनकार नहीं किया था और अब भी जी जान से तुम्हें फनूने ज़रबो खरब सिखाने के लिए तैयार हूँ। वो गंभीराना अंदाज में गोया हुई, फैजान, मैंने सुन रखा है अगर रूम में रहना है तो वही करो जो रूमन कहते हैं। फिर वो मेरी आंखों में बराह रास्त देखते हुए बोली, मेरा रूम तो तुम हो फैजान, मैं तुम्हारे रूम में रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे वही करना है जो तुम्हें पसंद है और जो तुम करते हो। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने बड़े मजबूत लहजे में इजाफा किया, ज्यादा मार्शल आर्ट्स तो अब मस्ट है। मुझे तुम्हारे इस फैसले से खुशी हुई है धनु। मैंने कहा, इसी खुशी में हाथ मिलाओ। वो अपना नरमो मुलायम दूधिया हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली। मैंने बेइख्तियार अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। धनु के हाथ का गुदाज मेरे एहसास को गुदगुदाने लगा। इस लतीफ लम्स ने मेरे वजूद में जुगनू भर दिए थे। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां नादीदा अल्फाज में लिखी हुई तहरीर को पढ़ना चंदा मुश्किल नहीं था। उसकी झील सी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत की तूफ़ानी थी। वो मोहब्बत जो दबे कदमों इंसान के अंदर उतर आती है, उसके एहसास को फूल की तरह कोमल और खुशबू की तरह मुअत्तर कर देती है। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं तनु की आंखों में नहीं बल्कि नीलगरी की आंखों में देख रहा हूँ। इस एहसास ने मुझे चौकन्ना कर दिया। एक तवील जज्ब भरकर मैं इस मदोजजर से बाहर आया और खत्मी लहजे में कहा, तनु, आज के बाद तुम साहिल हो। साहिल? क्या मतलब?
वो इस अचानक जुमले से उलझ गई। मैंने कहा साहिल का मतलब है समंदर का किनारा, यानी कोस्ट, सी कोस्ट। वो तो मैं समझती हूँ, वो जल्दी से बोली, लेकिन तुम्हारा ये कहना कि आज के बाद मैं साहिल हूँ क्या मैंने रखता है? मैंने वजाहत करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारा ये नाम तनु तुम पर जचता नहीं। मैंने कहा था तुम्हारा नाम बदल दूंगा और तुमने मुझे इसकी इजाजत भी दे दी थी। ओह अब समझी। वो इत्मीनान भरी सांस लेते हुए बोली। मैंने कहा तो तनु, मैंने अभी इसी वक्त तुम्हारा नाम साहिल रख दिया है, आज के बाद तुम साहिल हो। कहो ये नाम तुम्हें कैसा लगा? तुमने तजवीज किया है इसलिए अच्छा लगा। और वैसे मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा, वैसे भी लफ्ज साहिल अपने अंदर वसी मानी रखता है। वो संजीदगी से बोली, मुझे हर लिहाज से ये नाम पसंद आया है और खुशी इस बात की है कि ये नाम तुमने रखा है। थैंक यू साहिल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो अपनी फितरी शौकी से बोली, शुक्रिया किस बात का भाईजान, ये फलसफा तो तुमने ही मुझे पढ़ाया है कि दोस्ती में थैंक यू को कभी जगह नहीं देना चाहिए। मैं शरारत की पुड़िया को देखकर एक मरतबा फिर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। उसने हालात हाजरा की तरफ आते हुए पूछा, फैजान तुमने फिर क्या फैसला किया? इससे पहले कि मैं साहिल को कोई मुनासिब सा जवाब देता, दरवाजे पर दस्तक होने लगी। हम दोनों ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। कौन हो सकता है? साहिल ने तशवीशनाक अंदाज में पूछा। ये तो दरवाजे पर जाकर ही मालूम होगा, मैंने ये कहते हुए कुर्सी छोड़ दी। वो संजीदगी से बोली, जरा एहतियात से फैजान। मैंने बंद दरवाजे के करीब पहुंचकर बावाज़े बुलंद पूछा, कौन है? आवाज ऊंची थी इसलिए बाहर पहुंच गई। दूसरी जानिब से जो जवाब मिला वो इत्मीनान बख्श था। मैंने मीर बख्श की आवाज को पहचानते ही दरवाजा खोल दिया। जब वो कमरे के अंदर आ गया तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया और हम दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। साहिल इसी दौरान में बेड पर जाकर लेट गई थी। मैं मीर बख्श की रिपोर्ट सुनने के लिए बेचैन था। उसने मेरे इस इस्तफसार पर मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में वहाँ पेश आने वाले हालात के बारे में बता दिया। मीर बख्श के मुताबिक वडेरा अकबर सुमरू और उसके मेहमान दोस्त ने उसकी कहानी पर यकीन कर लिया था। वो मुझसे मंसूब जादुई चक्कर पर ईमान ले आए थे, तब वो मेरी तलाश में पीछे नहीं थे। उन्होंने जहाँ जहाँ मेरे पाए जाने के इम्कानात मौजूद थे अपने आदमी फैला दिए थे और बड़ी सरगर्मी से मुझे ढूंढा जा रहा था। ये तमाम रद्द-ए-अमल मेरी तवक्को के खिलाफ और तशवीशनाक था। साईं, अल्लाह साईं का शुक्र है वडेरे को मेरी किसी बात पर शक नहीं हुआ। वो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, क्या तुम इस बात से मुतमईन हो? मैंने पूछा। हाँ साईं। जवाब देने के बाद उसने मेरे चेहरे की गंभीरता को देखा और पूछा, क्यों साईं, कोई गड़बड़ हो गई है क्या? आप तो मुतमईन नजर नहीं आ रहे हो। कोई गड़बड़ अगर हुई नहीं तो अनकरीब हो जाएगी, मैंने संजीदगी से कहा। और जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं वाकई मुतमईन नहीं हूँ। साईं आप तो अजीब बात कर रहे हो, वो उलझ गया। मैंने कहा, मीर बख्श तुम्हारे वडेरा साईं का रद्द-ए-अमल कुदरती नहीं है, मुझे उसके पीछे किसी गहरी साजिश के आसार नजर आ रहे हैं। वो सरासीमा नजर से मुझे देखते हुए बोला, कैसी साजिश साईं? मैंने इस सवाल का जवाब देने की बजाय पूछा, मीर बख्श यहाँ आते हुए तुमने पूरी एहतियात से काम लिया है ना? जी साईं, मैं पूरे रास्ते चौकस रहा हूँ, वो बड़े वसूख से कह रहा था। कहीं तुम्हारा खुफिया ताकुब तो नहीं किया गया? मैंने अपने खदशे का इजहार किया। वो ठोस लहजे में बोला, नहीं साईं, मैंने अच्छी तरह मुतमईन होने के बाद ही होटल में कदम रखा है, आप इस सिलसिले में बेफिक्र हो जाओ। मैं मीर बख्श के एतमाद को देखते हुए कदरे मुतमईन हो गया। फिर उससे पूछा, क्या तुम किसी यामी-शाह बदमाश को जानते हो? वो चौंक उठा। हाँ साईं, अच्छी तरह जानता हूँ। कौन है वो शख्स? मैं सीधा होकर बैठ गया। मीर बख्श ने बताया, यामी-शाह यहाँ का बहुत बड़ा बदमाश है, वडेरा अकबर सुमरू से भी उसकी जान पहचान है। वो कई मरतबा वडेरे के बंगले पर जा चुका है, वहाँ मैं उससे मिल भी चुका हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने पूछा, लेकिन साईं आप यामी-शाह के बारे में क्यों पूछ रहे हो? आज दोपहर में हमारा आमना सामना हो गया था। उसके साथ अल्लाह दिता गुलाम रसूल नामी 2 अफराद भी थे। मैंने उन तीनों को छठी का दूध याद दिला दिया। यामी-शाह अपने चेलों को पीटता छोड़कर जीप पर फरार हो गया। ओह, वो मुतासफाना अंदाज में मुझे देखते हुए बोला, इस दंगा व फसाद की नौबत क्यों आई साईं? मैंने बताया, यामी-शाह ने मेरी साथी साहिल से दस्तराजी की कोशिश की थी, मजबूरन मुझे उसकी कोशिश नाकाम बनाना पड़ी। इस बात पर बात बढ़ गई और फिर मैदान कारज़ार गर्म हो गया। मीर बख्श ने बेड पर दराज साहिल को देखा और उलझे हुए अंदाज में मुस्तफसिर हुआ। साईं आपकी साथी का नाम तो तनु है? हाँ ये नाम इसका कभी। मैंने मीर बख्श की बात की तह तक पहुंचते हुए कदे कलामी की और कहा, अब ये साहिल है, सिर्फ साहिल। वो इस तब्दीली नाम पर कोई तबसरा किए बगैर बोला, साईं जो वाकया आपने बताया है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है बंगले पर आमदोशद की वजह से यामी-शाह भी वडेरे के दोस्त और उसके मिशन से आगाह है। मुझे अंदेशा है कहीं उसने आपको पहचान ना लिया हो। मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मैंने संजीदगी से कहा। मीर बख्श ने घबराहट अमेज लहजे में कहा, साईं आपको फौरी तौर पर ये होटल छोड़ देना चाहिए। हम भी यही सोच रहे थे, साहिल ने पहली मर्तबा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फिर वो बिस्तर से उठकर हमारे करीब आ गई। मैंने सफरी बैग को समेटते हुए कहा, मीर बख्श तुम्हारा इंतजार तो अब बाकी नहीं रहा, हमें जल्द से जल्द ठिकाना बदल लेना चाहिए। मीर बख्श भी उठकर खड़ा हो गया। उसी वक्त दरवाजे पर तेज दस्तक सुनाई दी। ये दस्तक 1 घंटा पहले मीर बख्श की आमद पर होने वाली दस्तक से कतई मुख्तलिफ थी। हम तीनों ने सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखा। हमारे जहनों में इस वक्त कोई ना कोई सनसनाता हुआ सवाल जरूर मौजूद था, जिसका मफहूम एक ही मानी देता था, यानी कौन हो सकता है?
यही बात मीर बख्श की जबान से फिसल गई। साईं ये कौन आ गया? हम तुम्हारे बाप हैं। बाहर से एक डांटती हुई आवाज अंदर पहुंची। अगर तुमने 10 सेकंड के अंदर अंदर दरवाजा ना खोला तो इसी बेउदगी से हम दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। उसी गर्जदार आवाज में धमकी दी गई। मैंने दरवाजे के बोर्ड पर हाथ रखते हुए कहा, मैं दरवाजा खोल दूंगा। तुम ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हमारा ताल्लुक पुलिस से है, जवाबन बताया गया। हम यहाँ क्यों आए ये बात दरवाजा खुलने पर बताएंगे। पुलिस का नाम सुनकर हम कदरे मुतमईन हो गए। मामला हमारे खदशात से खासा मुख्तलिफ साबित हुआ था। फिर इससे पहले कि वो खौफनाक अंदाज में एक मरतबा फिर दरवाजे को धड़धड़ाते, मैंने दरवाजा खोल दिया। मैं साबित कदमी से दरवाजे की जानिब बढ़ा। इसी दौरान में इसी म्यार की एक दस्तक मजीद दी जा चुकी थी। मैंने तहमखाना लहजे में इस्तफसार किया, कौन है? मैं चकरा कर रह गया उस मरदूद को तो मैंने बदस्ते खुद फना के घाट उतारा था। हिमालय की आगोश में पेश आने वाला वो खूनी वाकया मेरी यादाश्त में महफूज था। मेरा अफजा इस तलख और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने वाले अलमिया को किसी भी सूरत रुखसत की इजाजत नहीं दे सकता था। इस सनसनी अमेज और हलाकत खेज मार्के में अगर मैं दारा जैसे माशरती नासूर को जहन्नुम का ईंधन बनाने में कामयाब हुआ था तो दूसरी जानी मेरी 2 अजीज जान साथी औरतों ने भी जिंदगी की बाजी हारी थी। और ये सब कुछ उस कमीने दारा का किया धरा था। सेकंड के 1000वें हिस्से में वो अलमनाक मंजिर मेरी तसव्वुराती आंख में घूम गए। हिमालय के दामन में गंगोत्री के इलाके में वाक़े संकरी मंदिर की उजाड़ वैरान उस इमारत में दारा अपने हवारियों के साथ छुपा बैठा था। मैं अपने साथियों के हमरा उसका ताकुब करते हुए वहां पहुंचा था। हमारे दरमियान एक खुली जंग हुई थी जिसमें हर तरह का हथियार इस्तेमाल किया गया था। जानकी और चित्रा प्रीतम की अंदोनाक मौत के बाद मुझ पर एक जुनून सा तारी हो गया था और मैंने अपना खंजर दस्ते तक दारा के सीने में बेबूस कर दिया था। जब मैंने खंजर खींचा तो दारा के सीने से खून का फुआरा छूटा था। मुझ पर वहशत सवार थी और मैं दारा के जिस्म को पे दर पे अपने खंजर का निशाना बना रहा था। उसके सीने में जा बजा शगाफ पैदा हो गए और उसका पेट भी खुल गया था। कटे हुए पेट में से आंतों का गुच्छा बाहर निकल कर झूल रहा था। मुंह दारा से चंद सांसों के फासले पर खड़ी थी और वो अय्यार शैतान इस मौके पर भी एक चाल चल गया था। वो जख्मों से चूर जानकी को अपने साथ लेते हुए 200 फुट गहरे चटानी खड़ में जा गिरा था। उसकी मौत यकीनी थी। छिलनी सीने और चाक शिकम के साथ वो जिंदा नहीं रह सकता था। ये तमाम ख्यालात बिजली किसी सूरत के साथ मेरे ज़हन से गुजर गए और मैं एक हतमी फैसले पर पहुंच गया। मेरे सामने वो खड़ा हट्टा कट्टा दराज कामत शख्स हरगिज़ दारा नहीं हो सकता था। उसी लम्हे मेरे पहलू में खड़े मीर बख्श की वहशत भरी सरगोशी ने मेरे ख्याल पर मोहरे तस्दीक सब्त कर दी। वजदान साईं, ये तो वडेरा अकबर सोमरू का मेहमान दोस्त है। मीर बख्श की इंकिशाफ ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। अकबर सोमरू का मेहमान दोस्त और मेरा तलबगार वो शख्स 19-20 के फर्क से दारा ही था। दराज कामत, सेहतमंद और मजबूत जिस्म, खालू खत में दारा से गहरी मुशाबत, चाको चौबंद और रुकाबी निगाह रखने वाला। उसकी उम्र इस वक्त लगभग 30 साल थी। उसने ब्लू जीन्स पर पोलो की टी शर्ट पहन रखी थी और खड़े होने के अंदाज से लड़ाई बढ़ाई का मशाक दिखाई देता था। होटल के कमरे के दरवाजे में अकेला नहीं खड़ा था। उसके साथ 3 अफराद और भी थे जो सिंध के रिवायती लिबास में थे। वडेरे के मेहमान दोस्त के दाएं हाथ पर यामीन उर्फ शामी खड़ा मुआंदाना नजर से मुझे देख रहा था। बाकी 2 अफराद मेरे लिए नए थे जो थोड़े फासले पर पीछे खड़े थे। वो दारानुमा आदमी के साथ नजर आ रहे थे। मीर बख्श की सनसनी खेज सरगोशी पर जब मैंने चौंक कर उस शख्स को देखा तो उसके होंठों पर बड़ी जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उसने तंजिया लहजे में कहा, दिमाग को ज्यादा थकाने की जरूरत नहीं, मैं दारा नहीं हूँ। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए मजबूत लहजे में कहा, तुम दारा हो भी नहीं सकते। उसका मुझे कामिल यकीन है क्योंकि मैंने उस लाइन को उस जगह भेज दिया है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। बहरहाल तुम बताओ कौन हो तुम? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। जबड़ों की जुम्बिश से मैंने अंदाजा लगाया कि दारा के बारे में मेरे इज़ारे ख्याल ने उसे सुलगा दिया था। उससे ये बात भी जाहिर होती थी कि वो दारा का कोई बहुत ही करीबी शख्स था। ऐन मुमकिन था कि वो उसका जुड़वा भाई हो। दारा से उसकी उम्र कदरे कम थी, इस हिसाब से वो दारा का छोटा भाई हो सकता था। एक लम्हे के लिए मेरा जहन किसी खम शक्ल की तरफ भी गया था। मैंने इस ख्याल को फिलफोर अपने जहन से झटक दिया। ऐसे इत्तफाकात आम तौर पर फिल्मों और कहानियों में देखने और पढ़ने को मिलते हैं। दरवाजे में सादा कद आवर शख्स दोनों हाथों की मुठ्ठियां खोलने बंद करने लगा। इस अमल के दौरान में उसके बाजुओं के मसल्स मछलियां बेकरारी से फड़कने लगे। वो कसरती बदन का मालिक था मगर उसमें तहम्मुल की कमी नजर आती थी। जब वो बोला तो उसके लहजे में सांप की सी फुनकार थी। तुमने दारा को जहां पहुंचा दिया, मैं तुम्हें उससे भी आगे फेंक कर आऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें चौधरी साहब के सामने पेश करना है। पहले वो अपना हिसाब बेबाक कर लें, फिर मेरी बारी आएगी। मैं उसकी बात को काफी हद तक समझ गया। सवालिया लहजे में पूछा, तुम किस चौधरी का जिक्र कर रहे हो? मेरा उस चौधरी से कैसा खाता चल रहा है? अनजान बनने की कोशिश ना करो वजदान, वो तैश के आलम में बोला। जब मैं तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाकर तुम्हें जिंदा हालत में चौधरी साहब के कदमों में डालूंगा तो तुम्हारी सारी लाइल्मी दूर हो जाएगी। मैंने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए कहा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? सिर्फ नाम ही नहीं, मैं तुम्हारा पूरा शजरा भी गिनवा सकता हूँ। वो जहर खुंद लहजे में बोला।
तुम वजदान अली बिन आबद अली बिन चौधरी हाकम अली हो। रखा वाली में पैदा हुए, सिंगापुर में परवान चढ़े, बैंकॉक और शाओलिन टेम्पल में मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल की और एक तवील अरसे तक हिंदुस्तान में मनमानियां करते रहे। वहीं तुमने पर पुर्जे निकाले और खुद को जाने क्या समझने लगे। मैंने मसनूई हैरत की अदाकारी जारी रखी और कहा, तुम तो वाकई मेरी जिंदगी से गहरी वाकफियत रखते हो, मगर अभी तक तुमने अपना नाम नहीं बताया, ना ये वजाहत की है कि तुम्हें क्या दुश्मनी है, तुम मेरी तलाश में यहाँ क्यों आए हो। मैं तुम्हारी माँ का यार हूँ, वो अचानक मुगल्लजात पर उतर आया और तुम्हारी इस बहन से निकाह करने आया हूँ। अपनी बात की इख्तिताम पर उसने मेरी साथी साहिल की जानिब इशारा किया। मैं समझ गया वो ऐसी बड़ा फरूख्ता करने वाली बातों से मेरे तहम्मुल में नकब लगाना चाहता था। वो मुझे ताव लाकर किसी गलती की जानिब ले जाना चाहता था। मैंने उसकी आग लगा देने वाले जुमलों के जवाब में नहायत ही सादा लहजे में कहा, अगर यही तुम्हारा तारुफ है तो तुम नहायत ही घटिया और जलील शख्स हो। तुम शक्लो सूरत ही में नहीं बल्कि सियाकारियों में भी दारा का पर तो हो। दारा की जिक्र पर वो तिल मिलाकर रह गए और धमकी अमेज लहजे में बोला, अब अपनी गंदी जबान पर मेरे भाई का नाम ना लाना, वरना टांगे चीर कर भूखे कुत्तों के आगे डाल दूंगा। उसका इंकिशाफ मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक था, वो दारा का भाई ही था। यह तस्दीक होने के बाद मैं मजीद संजीदा हो गया और उसके जख्मों पर चाट मसाले छिड़काव करते हुए कहा, छोटे शैतान। मेरे अंदाज में सादगी और बेपरवाही कूट कूट कर भरी हुई थी। अगर तुम मुझे कुत्तों के आगे डाल दोगे तो अपने चौधरी को क्या मुंह दिखाओगे। अभी थोड़ी देर पहले तुमने बताया कि पहले तुम्हारा चौधरी मुझसे कुछ हिसाब किताब करेगा, फिर तुम्हारी बारी आएगी। वो दांत कुछ कुचाते हुए बोला, बस इसी मजबूरी ने मेरे हाथ पांव में जंजीर डाल रखी है, वरना मैं तुम्हें दिन में तारे ना दिखा देता तो मेरा नाम भी तारा नहीं था। तो तुम्हारा नाम तारा है? मैंने पूछा। उसने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय सख्त लहजे में दरियाफ्त किया, तुम तीनों शराफत से हमारे साथ वडेरा साईं के बंगले पर चलते हो या पहले तुम लोगों की कुछ खातर तवाज़े कर दी जाए। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, तुम्हारा भाई भी ऐसी ख्वाहिश दिल में रखता था, मगर वो हमेशा मुझसे ही खातिरदारी करवाता रहा। तुम हमें किसी किस्म की शराफत के मुजाहरे पर मजबूर ना करो और खामोशी से वापस चले जाओ। मैं खामोशी से और खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ वजदान। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं काफी दिनों से उमरकोट में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हमारे आदमी ने तुम्हारे पाकिस्तान आने के बारे में हमें पेश की इतला दे दी थी। तुम कभी चौधरी साहब से नहीं मिले हो, इसलिए उनकी पहुंच से आगाह नहीं हो। जिस तरह में भाई दारा के हालात का फौरन पता चल गया था, उसी तरह हम तुम्हारी नकलो हमल पर भी गहरी नजर रखे हुए हैं। हमें यह भी मालूम है तुम्हारी साथी का नाम धनो है और इसका ताल्लुक बुद्ध मत से है। वो अपनी दानिश में इन बातों से मुझे मरूब या मुतासिर करना चाहता था, लेकिन मैं वो पहले वाला बच्चा नहीं रहा था। जमाने के सर्दो गरम ने मुझे पुख्ताकार बना दिया था। दारा की मास्टर कापी तारा पर निगाह पड़ते ही कि वो वडेरा साईं का मेहमान दोस्त है, मैं यही समझा था वो शख्स यानी तारा मीर बख्शा ताकुब करते हुए यहाँ पहुंचा होगा। मगर जब मैंने उसके दस्ते रास्त पर यामी शाह को खड़े देखा तो मेरा ध्यान किसी और जानिब चला गया था। आज दोपहर में जब यामी शाह से हमारी मठ भीड़ हुई थी तो एक मौके पर साहिल ने मुझे मेरे असल नाम से पुकार कर कहा था, फैजान इनसे जान छुड़ाने की कोशिश करो, ख्वाह मुखा किसी फड्डे में पड़ने की क्या जरूरत है। हजाबाद मीर बख्श ने मुझे बताया कि यामी शाह वडेरा अकबर सुमरू के बंगले पर आता जाता रहता है और वडेरे के मेहमान दोस्त के मिशन से भी आगाह है। मुमकिन है यामी शाह ही ने तारा तक मेरे बारे में इतला पहुंचाई हो। वो मेरे हाथों बुरी तरह जलीलो रुसवा होकर अपनी जीप में मौका पाकर फरार हो गया था। उससे इसी किस्म की हरकत की तवक्को की जा सकती थी। ये तमाम ख्यालात और इम्कानी बातें नहायत ही सूरत से मेरे जहन से गुजर रही थी। जाहिरी तौर पर मैं तारा के रूबरू खड़ा उससे अरीफाना मुकालमत कर रहा था। तुम मेरे और मेरी साथी के बारे में जो कुछ कह रहे हो मैं उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं करूंगा तारा। मैंने बदसूर उसके चेहरे पर निगाह काटते हुए कहा, मुझे बताओ तुम्हारा चौधरी मुझसे क्या चाहता है, वो मेरे फराक में क्यों घुर रहा है। चौधरी साहब का नाम अदब से लो वजदान, तारा ने धमकी अमेज लहजे में कहा। ये तुमने क्या किया? तुम्हारा चौधरी लगा रखी है। चौधरी नवाज अली हमारे बड़े चौधरी साहब है, मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तुर्की बतुर्की कहा, वो मेरा नहीं तुम्हारा चौधरी है, इसलिए मैं उसे तुम्हारा चौधरी कह रहा हूँ और इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, खैर बताओ चौधरी मलिक नवाज अली मुझसे क्या चाहता है? वो तुमसे माजी का हिसाब करना चाहते हैं। तारा ने मुझे घूरते हुए कहा, तुमने और तुम्हारे बाप ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है, करोड़ों रुपए मालियत के सोने को वो नहीं भूले हुए। बात खत्म करते उसका अंदाज खासा तुर्श हो गया था। मैंने कहा, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, बाजी का एक एक लम्हा मेरे जहन में नक्श है। अगर तुम्हारा चौधरी मुझसे कोई पुराना हिसाब साफ करना चाहता है तो मैं भी उसी नीयत से पाकिस्तान आया हूँ। चौधरी नवाज अली भी दुश्मनी के खाते में मेरा बहुत उदार खाए बैठा है। मैं उसके हल्क से उंगली डालकर एक एक पाई वसूल करूंगा। मैं अपने वालिदैन के बेईमाना कत्ल को कभी फरामोश नहीं कर सकता। मेरा लहजा जज्बाती हो गया। ये ठीक है, मुझे और मेरे वालिदैन को दर दर की ठोकरें खिलाने वाला शख्स तुम्हारा भाई दारा था। वही गलीज इंसान मेरे वालिदैन की मौत का सबब भी बना, मगर वो तो दुश्मनी की बिसात का एक छोटा सा मोरा था। इन मोरों की तादाद कम नहीं है, तुम भी तो एक अदना से मोरे ही हो तारा। मैंने घूर कर उसके चेहरे पर नमूदार होने वाले तासरात का जायजा लिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो अब तब में मुझ पर पल पड़ेगा। खास तौर पर दारा के जिक्र पर उसके जबड़े भींच जाते।
मैंने बात जारी रखते हुए कहा, तारा, तुम जैसे नापाक मोरों को हरकत देने वाला शैतान मलक नवाज़ अली अभी जिंदा है, जिसने मेरे माँ बाप को उनकी जमीनों और घर बार से बेदखल किया, उन्हें गांव नहीं, शहर नहीं, बल्कि अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं माजी के खाते में लिखा हुआ एक लंबा चौड़ा हिसाब लेकर पाकिस्तान आया हूँ और मेरा पहला टारगेट चौधरी मलक नवाज़ अली है। बेगलमे को रुका, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात होगी। तुम चौधरी के गुमाश्ते हो उसके टुकड़ों पर पलने वाले एक हकीर कीड़े, उस तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। वो अपने इर्द गिर्द फौलादी दीवारें उठवा ले, मुआवजों की मुसल्ला दस्ते तैनात कर दे। मैं बहुत जल्द उसकी गर्दन पर अपने नाखन जमाने आ रहा हूँ। बंद करो ये बकवास अपनी, तारा धाड़ा। अपनी और अपने चौधरी की शान में कहे हुए मेरे अल्फाज उसे चीखने पर मजबूर कर दिया था। अगर अब तुमने अपनी जबान से एक भी बेहुदा लफ्ज निकाला तो मैं तुम्हारी गंदी जबान खींच लूंगा। मेरी जबान को अपनी जगह पे रहने दो और अपना रास्ता नापो, मैंने सख्त लहजे में कहा, वरना मैं होटल के अमले को बुलाओ या मुकामी पुलिस को। यामी शाह ने कता कलामी करते हुए पहली मर्तबा लब कुशाई की। हम यहाँ तुम्हें लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे, और अब ये तुम पर मुनसर है अपने कदमों पर चलकर सही सलामत जाना चाहो या फिर। उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर तारा की तरफ देखा, जैसे तस्दीक चाहता हो कि उसने तारा के ख्यालात की दुरुस्त तर्जुमानी की है या नहीं। यामी शाह, मैंने उसके नौसद माब स्याह चेहरे पर सुलगती हुई निगाह डालते हुए कहा, तुम्हारे फिर के बाद मैं जुमला पूरा करता हूँ, या फिर मेरी तरह हड्डियां तुड़वा कर, धूम दबा कर और पीठ दिखा कर मौके से फरार हो जाओ। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? इसमें किसी शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि वो मेरे तंजिया कलिमात को बड़ी वजह से समझ रहा था। वो दोपहर के वक्त अपने दो साथियों को मेरे रहमो करम पर छोड़कर जिस तरह अपनी पूरी जीप में फरार हुआ था, वो बुज़दिली की एक अजीम मिसाल थी। ताम इस वक्त तारा की मौजूदगी में वो अपनी हज़ीमत को भूलकर ख्वाब की अकड़ दिखा रहा था। वक्त की बात होती है वैदान, यामी ने नफरत अमेज लहजे में कहा, दोपहर को तुम्हारा पलड़ा भारी था, इस वक्त हमारा पलड़ा भारी है। ये कैसे साबित हो गया कि इस वक्त तुम्हारा पलड़ा भारी है? मैंने तुरश लहजे में कहा। तारा ने कहा, जिस पलड़े में बाट ज्यादा हूँ वही भारी होता है। अगर बाट खोखले साबित हो जाएं तो? मैंने यामी शाह की तरफ इशारा करते हुए देखा और तंजिया लहजे में कहा, मैं तुम्हारी इस बाट को ठोक बजाकर अच्छी तरह देख चुका हूँ। मेरी इस तबसरे पर यामी शाह तिल मिलाकर रह गया, ताहम उसने खामोश रहने ही में अपनी आफियत जानी। तारा ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, ज्यादा तकरीरें झाड़ने का शौक तुम बंगले पर जाकर पूरा कर लेना, हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलो आगे लगो, बाहर वही गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वही गाड़ी के अल्फाज पर जोर देते हुए तारा ने मीर बख्श की तरफ खूनख्वार नजर से देखा और कहा, तुम जैसे नमक हराम का जोश और वडेरा साइन करेंगे, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम क्या समझते थे हमने तुम्हारी बचकाना कहानी पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया था? बेवकूफ इंसान। अकबर सुमरू को फौरन शक हो गया था कि तुम वैदान से जा मिले हो, इसलिए तुम्हें आजाद छोड़ दिया गया था ताकि तुम्हारे जरिए दुश्मन का शिकार किया जा सके।